इतनी जल्दी तैयारियां मुमकिन होंगी? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को पढ़ लें आप, या मुझे दोस्त बना लें और फ्री में कर दें। हमारा चैनल यूं चला जाए, वहाँ चला जाए। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हाइपरथायराइडिज्म दोनों की वजह से जो है तो वो बाल झड़ते हैं। डिफेंस की दुकान का किराया नहीं बन रहा हो। बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को रिलीफ दिया ही नहीं जा रहा, माले मुफ्त दिले पैर हैं। 5 दिन तक मुतासरीन उस स्कूल की दीवारों के आसपास खड़े रहे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हफ्ते का आखिरी दिन, आप सबको जुमा मुबारक हमारी तरफ से। यकीनन आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम की रसूमात का भी आगाज़ हो जाएगा असर के बाद से, और उनकी भी मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ साथ मुल्क जो है वो किस मुश्किल से गुजर रहा है वो हम सब जानते हैं। मुल्क जो है वो चाहे सैलाब वर्दा, मईशत हो, सियासत हो, मुआशरत हो या क्रिकेट हो तबाही का शिकार है। तलहा, वैसे आपकी नींद पूरी हुई? कल हो गई तकरीबन। लाइट जा रही है आपके यहाँ? लाइट अल्लाह का शुक्र है, हमारे इलाके पे उन्होंने थोड़ा रहम खाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ भी नहीं जा रही थी, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि लोड शेडिंग की वजह से पीसीबी की जो सिलेक्शन टीम है उनकी नींद पूरी नहीं थी, और उन्होंने जो टीम सिलेक्ट की है उनके पास 100 केवी के जनरेटर्स पड़े हुए हैं, 500 लीटर फ्री फ्यूल है। आपको क्यों लगता है कि उनके पास बिजली नहीं होगी? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा पैसे पीसीबी का चेयरमैन कमाता है। लेकिन फिर या तो वो लोग बादाम नहीं खाते सुबह, उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, या पता नहीं वो किस धुन में बैठे हुए थे जब उन्होंने टीम की सिलेक्शन लिस्ट बनाई। आपने देखा है कितना इस पे ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुछ ट्वीट्स हमारे पास आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तला जी हाँ, और हर कोई तनकीद का निशाना बना रहा होगा कि भाई कब तक, और कितनी पर्ची, और कितना नेपोटिज्म। I wish I could read them, but the screen is too far away from me. नहीं, जिन लोगों की सिलेक्शन की गई है किसी ने भी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर देखा जाए तो देखिए, आप शोएब मलिक को ले सकते थे, उनको नहीं लिया। उन्होंने उमर अकमल को कहा जा रहा है, मोहम्मद आमिर को कहा जा रहा है, धानी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको नहीं ले रहे। लेकिन जिन लोगों की सिलेक्शन पूरी टीम बनाई है, और हम आपको बताएं किसकी टीम बनाई है, उन्होंने स्क्वाड बनाया है पूरा। शादाब खान है उसमें, आसिफ अली हैं, हैदर अली हैं और हारिस हैं। ये तो है, लेकिन वो जो नहीं हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि भाई सरफराज ने कौन सा गुनाह किया है, सरफराज का क्या जुल्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस बुरी है, या डोमेस्टिक नहीं खेला, या उसका आपको लगता है कोई इंजरी है, कोई फिटनेस का इशू है, वजह क्या है सरफराज को ड्रॉप करने की। और हर कोई ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म। खत्म करो ये पर्ची, खत्म करो ये सिफारिश, कितनी और करोगे सिफारिश? क्रिकेट तबाह हो चुकी है सिफारिश। लेकिन हम ये बात हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान से पर्ची सिस्टम खत्म किया जाए, नेपोटिज्म खत्म किया जाए, करप्शन खत्म किया जाए। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये सब कुछ पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान रहेगा? ये एक अहम सवाल है तला। ये वाला पाकिस्तान ना रहे तो अच्छा है। हमारी ख्वाहिश है कि वो वाला पाकिस्तान बने जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की। लेकिन सैडली वो पाकिस्तान कहीं डूब सा गया है। कायद आज़म जब तक थे तब तक रहा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 साल बाद पाकिस्तान बनने की जिस बुरी सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, और जितनी करप्शन, जितना नेपोटिज्म, और जितनी मैं कहूँगी कि बुरे हालात पाकिस्तान के हुए हैं वो अब तक चल रहे हैं। पिछले 75 सालों से हम यही कोशिश कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान से ये तमाम करप्शन, नेपोटिज्म खत्म हो जाए। खैर, हमारी दुआएं क्या पता किसी दिन रंग ले आए। अल्लाह ताला हमारी दुआ किसी दिन कबूल करेगा ही, तभी तो दुनिया कायम है। अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके हमारी दुआएं कबूल करे। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल, मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम। कप्तान ने एहतजाज का इशारा दे दिया, कहा पाकिस्तान की मकबूल जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में फौरी इंतखाबात ना हुए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। उम्र सिर्फ 10 साल मगर कारनामा ऐसा कि हर पाकिस्तानी हैरान। सोशल मीडिया स्टार मूसा तनवीर ने यूट्यूब का डायमंड बटन हासिल कर लिया। कमसिन स्टार मूसा तनवीर आज बनेंगे दुनिया बोल है के मेहमान। अलमिये पर अलमिया, सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, भूख और बीमारियों से लड़ते सिंध में सैलाब मुतासरीन एहतजाज पर मजबूर। कहा सैलाब सब कुछ बहा ले गया, हुकूमत हमारी इमदाद यकीनी बनाए।
और जज्बा सखावत की ऐसी मिसाल के बड़े बड़े शाबाशी देने को तैयार कम उम्र जुबैर खान ने अपनी एक हफ्ते की कमाई को सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। तलहा पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हुई है आपको पता है। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर बड़े एहतजाज का इशारा दे दिया है। कहा है कि अगर हमें दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहा तो हमारा सब्र ज़्यादा देर नहीं रहेगा और आवाम को कॉल देना पड़ेगी। यकीनन हुकूमत ने अपने तमाम मसाइल का हल ये निकाल लिया है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे, दीवार से लगा दो। वो सियासी जमात हो, वो कोई मीडिया हाउस हो। आप जानते हैं बोल के ऊपर फिर से 3 दिन की बंदिश का लगा दी गई है। तो इससे वाज़ेह हो गया है कि हुक्मरानों के पास वो जहन नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो अकल नहीं है कि वो अपने मसाइल का हल सही तरीके से, तकनीकी तरीके से, कानूनी आईनी तरीके से ढूंढ सके। तो फिर क्या किया जाता है, तमाम लॉयर्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दीवार से लगा दो इनको, बंद कर दो इनको, नहीं निकलने दो घर से, छापे मारो इनके घरों पे। और ये हमेशा से हम देखते आए हैं, शहबाज शरीफ साहब यही करते हैं। लेकिन इस पर खान साहब ने कल इस्लामाबाद में से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ ना सिर्फ अवाम को नुकसान पहुंचा बल्कि पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तबाह हो गया है पाकिस्तान, अब मजीद कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। इमरान खान ने ये भी कहा कि दावे से वो कह सकते हैं कि जितनी मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इतनी मकबूल जमात और कोई सियासी जमात नहीं रही है। और तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद पार्टी है जो पूरे मुल्क को जोड़ कर रख सकती है। अगर मुल्क को दलदल से निकालना है तो उसका सिर्फ एक आसान और वाहिद फौरी रास्ता है, वो है कि आप फौरी साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। और दूसरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में भी जो है वो मेंशन कर दिया है कि जी ये मुकदमा कैसे बनता है। उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया है, शहबाज गिल को भी, और उनके सितारे लग रहा है मुझे अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर से पर्दा सितारों पे आ जाती है। मुझे लग रहा है कि सितारे अच्छे चल रहे हैं, सितारे और पर्दा, साथ में कढ़ाई, साथ में कढ़ाई और कोई ना कोई डिजर्ट। माशाल्लाह। चलते जी, हमारे साथ है पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब। थैंक यू सो वेरी मच आजम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, पहले हलीम आदिल शेख, अब शहबाज गिल की जमानत पीटीआई के सितारे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, जिस तरह वर्दा ने कहा है। तो ये आप क्या चाहने वालों को दुआओं का असर कहेंगे या फिर कुछ और है, कोई राबते हैं, कोई बैकडोर किसी वजह से जिसकी यहाँ से ये जमानतें हम देख रहे हैं? आजम साहब देखिए, न तो हमारे चाहने वालों की बात है और न ही बैकडोर जो है राब्ते, कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है इस पर यकीन करता है। बुनियादी बात यह है कि अब हर इदारा ये देख रहा है, हर इदारा, कि मुल्क के लूटने वाले वो मुजरम जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म थी, बहुत सारे ज़मानत के ऊपर थे, बहुत सारे जो है जेलों में जाने थे, वो जब से आए हैं तो एक ही काम उन्होंने बेहतर किया है, ज़बरदस्त काम किया, जिसकी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। बल्कि तारीफ़ की बजाय मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन चुका है। उन्होंने अपने आप को रिलीफ देने के लिए नेब के कानून में तरामीम की, 70 के करीब जो है वो फ़ौज इकट्ठी की, 70 के करीब इनके मुआवनीन और इनके जो मिनिस्टर हैं उनकी तादाद हो चुकी है इस गरीब मुल्क के अंदर सैलाब की हालत में, जबकि दूसरों से इस तरह चंदा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और फिर हर मिनिस्ट्री के अंदर देख लें, और ये मैं समझता हूँ कि मीडिया का अवलीन फ़र्ज़ है कि आज़म स्वाति ने एंटी नारकोटिक्स के अंदर क्या किया, रेलवे के अंदर क्या किया, पार्लिमानी उमूर के अंदर क्या किया, कितने लोग भर्ती किए, कितना खुद खर्चा किया महीने का, ये आप लोगों का काम है। और बड़ा आसानी से कि किसी भी मिनिस्ट्री में जाके पूछ लें, जहाँ मैंने काम किया था, मेरे दूसरे रफ़क़ाए कार ने काम किया था। और अब देख लें, आज असद जो है, जो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है, वो कहता है कि 450 आदमी हम और ये जो मोटरवे पुलिस है उसके अंदर हम भर्ती करेंगे। अब ज़रा देख लें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह मैं जा रहा था कि भाई रेलवे से लोगों को कम करना है, और बड़ा सहल हो जाता है फिर एक मिनिस्ट्री को चलाने का निज़ाम पूरा सही। वो और लोग ह्यूमन रिसोर्स, और आप देख लें कि जितने भी OGDC था, आपका कम्युनिकेशन था,
आपका आयरन गैस जितने भी थे, रेलवे था, आपका PIA था, वो डूबे इसलिए कि हर हुकूमत एक ही काम किया, काम की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन उनको पैसे देकर लालच, पैसे लेकर लालच। राइट आजम साहब, पैसे देकर दी जा रही होगी। मुझे ये बताइए कि अंदरूने खाना क्या चल रहा है, अंदर की कहानी क्या है, क्योंकि सदारती महज से सियासी मुफाहमत की कोशिशों की बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं। क्या वाकई सदर आरिफ अलवी हुकूमत और PTI के दरमियान कोई ब्रिज का किरदार अदा करने वाले? सर, आरिफ अदली साहब बड़े सीजन सियासतदान हैं और आपको याद होगा कि KPK में मैं PTI का सदर था और आप सिंध के सदर थे। हमारे मुरासम भी भाइयों जैसे हैं। मैंने खुद जाकर, ऐसा नहीं है, और मुझे यकीन है कि PTI के हर शख्स ने उनको कहा होगा, उनकी अपनी सोच के साथ साथ भी कहा होगा कि हर तरह से जो है हम मुल्क के मुफाद के लिए मुफाहमत करें। फ्री फेयर इलेक्शन जल्द कराने के लिए हमें हर दरवाजे पे दस्तक देनी चाहिए और जो सदर का ओहदा है, जिस मनसब पे वो मंसूब है, जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, उसका तकाजा ये है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर कम से कम एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह वो EVM के अंदर पाकिस्तानियों को वोट देने के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर मतलब बेशुमार सब्जेक्ट, IT को जो है प्रमोट करने के लिए माजूर बच्चे जो हैं उनको अब सैलाब की सूरत हाल है। कोई भी ऐसा सदर मेरी नज़र में 2001 से लेकर आज तक नहीं आया जो इतना मुतहरक हो और जिसको कमांड हो, हर जगह हर इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी इज्जत हो, जिस तरीके से डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। और मुझे हालिया दिनों के अंदर जो है मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो एक्सेसिबल हैं मेरे टेलीफोन के ऊपर भी, और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर जो है मैं उनसे मुलाकात करके, और अगर ये रोल अदा कर रहे हैं तो मुल्क और कौम की इमानत है। वो पाकिस्तान के सदर हैं, बहुत बड़ी इज़्ज़त है उनका, अपना एक इसी वजह से एक नाम है कि वो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी किसी कावश की वजह से, उनकी किसी मेहनत की वजह से, उनके ओहदे की मुनासिबत की वजह से अगर ये बर्फ़ मेल्ट हो रही है और पाकिस्तान के इदारे जो है रियलाइज़ कर रहे हैं इस गलती को, लेकिन आजम साहब अगर होती है तो आपको क्या लग रहा है कि पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा? वो कौन सा पॉइंट है जिस पर हुकूमत और आप लोग मुत्तफिक हो सकते हैं? क्या सिर्फ वो पॉइंट एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही होंगे या उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा ज़ीरक, जायज़ और मुनासिब सवाल किया है, और ये मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत के लिए जिस तरह नब्ज़ को इंसान देखता है तो ज़िंदगी का एहसास होता है कि नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही। ये ऐसा सवाल आपने किया, साथ देता हूँ मैं आपको, आपकी ज़हानत को। इसके अलावा कोई दूसरा हल है नहीं। देखें, आप मेहरबानी करें कि आप कैमरे की जो आँख दुनिया को देख रही है या दुनिया को दिखा रहे हैं आप, उसका तकाजा ये है, आप स्ट्रीट पे किसी भी जगह चले जाएं, आपको एक ही आवाज़ और एक ही सवाल करें, बड़ा सादा, कि इस वक्त मुल्क को इन गंभीर हालात से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक सादा लोग पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसका ये जवाब आएगा कि अवामी मैंडेट लेने के लिए, नई मैंडेट लेने के लिए, नया इलेक्शन कराने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन जल्द अज जल्द कराया जाए। आपने ममालिक देखे कि जंगों के अंदर भी बाकायदा तौर पे जमहूरी इक़दार के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं, और पाकिस्तान का ये जो वक्त इस वक्त गुजर रहा है इतना नाजुक है,
कि मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से हमें, लेकिन आज़म साहब कुछ खबरें भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान मुलाकात में आम इंतखाबात पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन खान साहब ने इस मफाहमत को जो है वो मना कर दिया या वेट करने के लिए कह दिया या फिलहाल उसको रोक दिया। जब आपका आम इंतखाबात का मुतालबा जो है वो मंजूर हो रहा था तो खान साहब ने क्यों वेट करने के लिए कहा, या क्या वजह बनी उसकी कि उन्होंने थोड़ा सा रोक दिया उसको? मेरे तो इल्म में नहीं है जी। फवाद तो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, एक ही कैबिनेट पे हम रहे हैं, बल्कि कल भी जो है एक जगह पे थे तो हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मेरी समझ से बाहर है कि फवाद चौधरी क्यों मिलेगा या इस किस्म की जो है कोई बात करेगा। हम तो बबांगे दहल कह रहे हैं, बबांगे इमरान खान ने खुद कहा है, बस पर्दा मिलना या मुलाकातें करने की तो कोई बात है ही नहीं, ना मैं ना फवाद चौधरी ने दूसरा कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने खुद कहा है, फवाद चौधरी ने कहा है, मैंने कहा है कि इलेक्शन की डेट के ऐलान करें, बैठे हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और फिर जो फ्री फेयर इलेक्शन के जो मामलात हैं उसको हम तय करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए हम तो एक ओपन बुक की तरह किताब को खोलें और सफ़े को पढ़ लें, उस हिसाब से आपको कह रहे हैं कि हमें खुफिया मुलाकातों की ज़रूरत नहीं है। सही। ये अपना माइंड बनाएं, मुल्क के इदारे जो हैं अपना माइंड बनाएं कि इलेक्शन कब करना है। हम चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो और हम बैठ जाते हैं। इमरान खान ने खुद अपनी तकरीर के अंदर कहा है, इमरान खान ने अपनी मीटिंग्स के अंदर जो है कोर कमेटी को, जो दूसरे उनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करने के लिए गए हैं। जब एक जानिब उनको कोर्ट से रिहाई मिल रही है तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि छापों का सिलसिला भी जारी है। सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर जिस तरह FIA की जानिब से छापा मारा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन जिस वजह से ये सब हुआ, नामंजूर.com वाला का मामला जो था, वाकई सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का कोई किरदार था उसमें या नहीं? स्वाति साहब, इन छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं भी हर वक्त तैयार हूं कि किसी को तो आप सुनेंगे आजम स्वाति के घर पे जो है छापा लगा, इसको आज टैकल किया था हमने। आप ये देख लें कि 18 साल मैंने सेनेट के अंदर इस कदर जिल्लत नहीं देखी कि जहां हुकूमत के वो तमाम ओहदेदार बमा राना सनावला के इंटीरियर कमेटी को जवाबदेह नहीं हैं, और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो हमारा रूल है उसके तहत 3 दिन पूरे नहीं हुए। ये आप ज़रा देख लें, मेरे लिए अनोखी बात है, इसलिए कि इस 18 साल के अंदर एक मरतबा नहीं, बहुत सारी मरतबा जब इस किस्म का कोई गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर ज़िम्मेदाराना कोई वाक़या होता है तो चेयरमैन सेनेट की बाकायदा इजाज़त से चेयरमैन कमेटी जो एक्सटेंशन है आपके हाउस की, वो इस किस्म की गैर मामूली मीटिंग 3 दिन से पहले भी बुलाते हैं। लेकिन ये तो ज़रूर हुआ है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के छोटे अफसर आए, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी ना आए। ये क्या है? ये रियासत के मुलाजम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वसूख के साथ, पहली बात तो ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी इतना शरीफ नफज, इतना सादा लो इंसान है। 13 साल से मैं उसको जानता हूँ कम से कम। सही, लेकिन ये भी साहब ने रवा माह लॉन्ग मार्च की कॉल का इंडिया दे रखा है और आधा महीना तो गुजर ही चुका है ये वाला, लेकिन अगर अचानक ये कॉल दी जाती है तो क्या इतनी जल्दी तैयारियां मुमकिन होंगी? और अगर ये मार्च हुआ तो आपको क्या लगता है कि इसका मकसद क्या होगा मेन? आप यकीन करें और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को पढ़ लें, आप तहम्मुल को भी देख लें, अल्लाह की नुसरत को भी देख लें, जिस पे हमारा यकीन है, आपका और मेरा और सबका। अब काल देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो कहते हैं ना कि काल देंगे और तैयारी है या नहीं है।
मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा न ख्वास्ता जो है, अगर काल नहीं भी आती, गैर मामूली हालात कोई पैदा हो जाते हैं, मेरे ख्याल में आपके नाजरीन भी मेरी इस बात को समझते होंगे, तो देख लें क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अपनी कुव्वत के ऊपर, हमारी तो कुव्वत है ही नहीं, हम तो एक आम इंसान है, गोश्त और हड्डियों के से बने हुए इंसान है। सही। लेकिन अवाम की कुव्वत अल्लाह की ताकत से इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा वो कुछ होगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया फ्रांस के इनकलाब को भूल जाएगी। दुनिया श्रीलंका में जिस तरीके से लोग निकले हैं उसको भी भूल जाएगी। इसलिए हम काल का भी इंतज़ार नहीं कर रहे, गैर मामूली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर होगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं आपको बता दूं, ज़िम्मेदार हूं मैं, मरकज़ी सीनियर नायब सदर हूं, एक डिस्ट्रिक्ट जो है ख़ासकर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मानसरा मेरे हवाले है, और उसमें उन मेंबरान को, MPAs और MNAs को मैं मुबारकबाद देता हूं कि खड़े होते हैं इंशाअल्लाह चट्टान की तरह। देख लेंगे आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द। सही। और मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ सबके। बहुत बहुत आजम स्वाति, सेनेटर आजम स्वाति हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ताला, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या वाकई अब इनकलाब आ जाना चाहिए, इलेक्शंस हो जाने चाहिए? इनकलाब तो कब का आ जाना चाहिए था, इलेक्शंस भी कब के हो जाने चाहिए थे, लेकिन अवाम को शायद वो मैंडेट नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। अवाम इस हुक्मरानों के लिए कीड़े मकोड़े हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि इलेक्शन हो ना हो। उनको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि हमारा इक़्तिदार किस तरह तूल हासिल कर सकता है, किस तरह मजीद टाइम बाय कर सकते हैं हम, और कुर्सी पर काबिज रह सकते हैं। कुर्सी की जंग में पाकिस्तान और अवाम को पीस दिया गया, लेकिन ऑफ कोर्स PTI इज द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और नून लीग और उनके जो इत्तेहादी हैं वो जो कर रहे हैं इसको समझ से बाला तर है। ब्रेक लेते हैं। एग्जैक्टली, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इस ब्रेक में मैं सोच रही थी कि मुझे भी अपना YouTube चैनल बना लेना चाहिए। तलहा, आपका है, लेकिन हम इतने कामयाब नहीं है जितने आजकल बच्चे कामयाब हो रहे हैं। वाकई YouTube चैनल तो मेरा भी है, लेकिन उसमें भी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं डायमंड बटन ले सकूं। तलहा, डायमंड बटन आप सोचें, बच्चों से पूछो, उनको हमसे ज्यादा पता है। YouTube पे कमाल बात ये है फरदा कि जितने कामयाब बच्चे हैं YouTube पे बड़े नहीं हैं। YouTube के जो शुरू के सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले कंटेंट मेकर्स थे, वो बच्चों के लिए कंटेंट बनाते थे, और खुद बच्चे भी होते थे। तो क्या करते थे, वो एक खिलौना लेकर आते थे, नया खिलौना मार्केट में आया, उसका रिव्यू बनाते थे और उसके मिलियंस व्यूज़ हो जाते थे। उस वक्त ऑफकोर्स कंटेंट कुछ कम भी बन रहा था, तो जल्दी जल्दी उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे। लेकिन आजकल के दौर में इतना जल्दी सब्सक्राइबर्स लेकर आना इतनी कम उम्र में, इट्स अ टफ चैलेंज, इट्स अ बिग टास्क, जो एक 10 साल पाकिस्तानी बच्चे ने अबूर कर लिया है। आई थिंक बड़ा उसको हम सलाम पेश करें कि वाह भाई वाह, हमें भी सिखाओ किस तरह करते हैं ये, ताकि हमें, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ उनकी जो है ना सब्सक्राइबर छीन लेते हैं। आपको पता है कितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके? सुना है मिलियंस में चले गए, मिलियन प्लस है उनके सब्सक्राइबर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बटन की ख्वाहिश सब लोग करते हैं, बड़े से बड़े लोग करते हैं, वो एक छोटे से 10 साला बच्चे मूसा तनवीर ने हासिल कर लिया है। इतनी कम उम्र में उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि उनको YouTube का डायमंड बटन मिल गया है। तला, वो सबसे कम उम्र पाकिस्तानी हैं बच्चे जिनको डायमंड बटन मिला है। तो उनकी हम आपसे मुलाकात भी औरतों की डायमंड की फैसिनेशन बड़ी होती है ना। आप डायमंड 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 कहते हुए थक नहीं रही हैं, आपको मजा आ रहा है। डायमंड 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 बटन डायमंड बटन। चले, मूसा हमारे साथ हैं। मूसा, वेलकम टू दुनिया बोल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बताओ तुम्हारे बालों का राज क्या है मूसा? अच्छा, माशाल्लाह। क्या आपने अपनी स्टोरी बताओ मूसा, पहली वीडियो कैसे बनाई थी और इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स, डायमंड बटन का जो सफर है आपकी लाइफ का, कैसा रहा? हाउ वाज इट? किस तरह आपने अपने टारगेट अचीव किए? कुछ टिप्स हमें भी दे दीजिए। इसके पीछे बहुत मेहनत की कहानी है कि हम लोग ना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते थे। मैं, मेरी बड़ी बहन, हम दोनों ना वीडियोस बनाया करते थे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसी छोटी छोटी सी। ठीक है, एक दिन पापा ने हमें देख लिया। हम लोग ना पापा से रात को ना छुप के बनाते थे। तो एक बार किया और उसी दिन से फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया और माशाल्लाह यहाँ पे।
मूसा, तो आप पहले मुझे ये बताएं कि आप थकते नहीं हैं? कि मैंने देखी हैं आपके कुछ वीडियोस अभी। अच्छा, आप लोग जो हैं वो एक मैसेज के तौर पे वीडियोस डालते हैं ताकि बच्चों को एक मैसेज मिले। मूसा के वालिद साहब भी, तनवीर साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। आप ही जमजम कहाँ हैं? सॉरी, आप ही और जमजम कहाँ हैं? आप ही और जमजम इस वक्त स्कूल में हैं। स्कूल में। ओके। तो मूसा क्यों नहीं है स्कूल में? इसलिए कि आज वो दुनिया बॉल है, उसने बुला लिया था तो बस फिर इसने कहा जी पापा आज मैं नहीं जाऊंगा, छुट्टी करनी है ना? वैसे ही मूसा इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं भाई। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे किया इस चीज़ को? लाइक किस तरह से सोचा कि एक लेसन टाइप, एक मैसेज टाइप स्टोरीज बनाई जाएं? और इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एडिटिंग होती है, पूरी एक टीम होती है। तो कितने दिन में एक वीडियो बना लेते हैं आप लोग? वीडियो के बारे में मेहनत तो रेगुलर होती है, किसी भी काम में आप जाएं तो मेहनत है, लेकिन वीडियो रेगुलर होती है, रोज लगती है। ये लास्ट कपल ऑफ ईयर ऐसे जैसे 1.5 ईयर से रेगुलर डेली शूट होती है, डेली वीडियो अपलोड होती है। तो मुझे मूसा से सवाल करना है, मूसा इतना टाइम कैसे मिलता है बेटा आपको? इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई भी, होमवर्क भी, फिर वीडियोस भी। दरअसल कि पढ़ाई और ये मेरे पैशन एक्टिंग को मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आते ही साथ ना रेस्ट मिलता है ना कुछ, हम लोग सीधा नीचे शूटिंग पे चले जाते हैं। शूटिंग अभी 2 दिन पहले आपने एक वीडियो अपलोड की है अपने YouTube चैनल पे जिसमें आपने दिखाया है कि सेल्फिशनेस नहीं करनी चाहिए। जमजम और आप ही उसमें मौजूद हैं और आप जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं और जमजम से कह रहे हैं कि बाबा से पैसे लेके आओ। ये वीडियो का आइडिया किसका था? ये ज्यादातर जो आइडियाज होते हैं वो पापा के, स्क्रिप्ट भी पापा ही लिखते हैं, डायरेक्टरी भी पापा ही करते हैं, और बाकी कभी कभी हम भी कंटेंट सोच के दे देते हैं, और एडिटिंग का काम मम्मा करती है। एडिटिंग का काम मम्मा करती हैं? मम्मा कहाँ है? पूरी टीम से मिलवाए ना भाई, मम्मा कहाँ है? मामा बिहाइंड द सीन रहती है हमेशा, और जो एडिटिंग के टाइम पे आपको पता चल रहा है कि उसकी मामा कहाँ होगी। ओके। मूसा ये बताया, मैं वीडियोस में देख रहा हूँ कि आप क्रिकेट के भी शौकीन हैं, खाने पीने की भी शौकीन हैं, और आप अपनी वीडियोस में अपने अपने शौक को भी ऐड कर लेते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें उन वीडियोस को। तो आपने बताया आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, वीडियोस की शूट करते हैं, उसके बाद आपने नहीं बताया कि रात तक क्या हो रहा होता है, रात तक की पार्टी का भी तो बताएं। फिर हम लोग जब शूट करके आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर खाना पीना करते हैं, फिर सो जाते हैं, और फिर वही रूटीन। चलिए, ये अच्छी बात है कि तनवीर साहब आपको सोने दे रहे हैं, नहीं तो तनवीर साहब ने मुझे लिखा है काम काम काम, दिन रात करें हम काम का मोटो अपनाया हुआ है। तनवीर साहब, व्हाट डू यू डू इन लाइफ एज अ प्रोफेशन? प्रोफेशनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। माशाल्लाह। तो जब कोरोना के टाइम पे जब मैंने ये सफर स्टार्ट किया, तो उससे पहले लास्ट 16 ईयर से मैं यूएई में हूँ। तो बस फिर जब कोरोना आया सब कुछ चला गया, फिर ये यूट्यूब आ गया और फिर हम इस तरफ हो गए। सही। तो अभी भी अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि कैसे प्लानिंग करते हैं, किस तरह से आपने सोचा कि YouTube के लिए हम इस तरह की एक एज ए मैसेज वीडियो शूट करें, शॉर्ट क्लिप्स शूट करते हैं आप लोग? क्योंकि अक्सर देखा गया बच्चों की ज़्यादातर वीडियो है तो किसी टॉय की अनबॉक्सिंग होती है या फिर इधर से उधर खेलने कूदने की होती हैं, बट आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट कि आप एक मैसेज देते हैं तमाम बच्चों को, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी आपकी वीडियोज़ बहुत शौक से देखते हैं। तो कैसे सोचा ये आपने? आप खुद मीडिया में रहते हैं तो आपको पता है कि बच्चों का कोई कंटेंट इसी चैनल पे नहीं है। मुझे ये स्पेस मिली और मैंने इसको फौरी तौर पे अडॉप्ट किया और मैं चल दौड़ा इसके पीछे। और आप देखें आज भी, पहले कभी किसी दौर में बचपन में हम ऐनक वाला जिन देखा करते थे कहीं, पर आजकल बच्चों का था ही कुछ सिस्टम ही नहीं। तो फिर मैंने बच्चों की कॉन्सेप्ट सोचे और बस लिखता ही जाता हूँ डेली और चलता ही जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर से कंटेंट क्रिएटर बन गए तनवीर साहब। तनवीर साहब ये बताइए, इतने सालों से आपने कहा आप दुबई में रह रहे हैं, तो मूसा को अरबी तो फरफर आती होगी अब? अरबी नहीं है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेजेस सिखाए ना इनको, लैंग्वेजेस भी बहुत जरूरी है तनवीर साहब। दुबई में ज्यादातर उर्दू और इंग्लिश चली जाती है तला, वहाँ पे अरबी जो है ना वो इतनी नहीं, अरबी भी वहाँ की उर्दू ही बोलते हैं। नहीं, मुझे लगता है मूसा बोल सकता है ना, 2-4 अभी देखो आपको डायलॉग बोल के सुनाएगा। जी मूसा। कैफ हाल मूसा? वर्दा भी दुबई से हमारे यहाँ कल परसों ही पहुंची है वापस, तो आप बड़े फ्रीली बात कर सकते हैं वर्दा से अरबी में। नहीं तो पैदाइशी सऊदीया की है तो मुझे तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है कि सऊदीया में बहुत अरबी बोली जाती है।
जी अभी आ जाएगी इसको, आ जाएगी, सीख जाएगा। बड़े होके क्या बन रहा है मूसा? यूट्यूबर ही बनना है या अपनी फील्ड चेंज करनी है? पापा की तरह मैकेनिकल इंजीनियर प्लस यूट्यूबर बनना है, क्या बनना है? एक्टिंग तो मेरा एक पैशन है जिसको मैं ट्राई करूंगा कि अपनी लाइफ टाइम साथ लेके चलूं। लेकिन अगर आता है कि मैं काम क्या करूंगा, मुझे शौक है रियल स्टेट में काम करने का और इंजीनियरिंग में, और या तो तन्वीर साहब, कभी कोई इस तरह की कुछ एक मज़ेदार सा इंसिडेंट हुआ है कि यूएई में अक्सर शूट करते हुए तो वहाँ पे तो सख्ती ही बहुत ज़्यादा है ना, कहीं आप कैमरा लेके खड़े हो फ़ौरन पुलिस आ जाती है कि जी परमिशन दिखाएं, क्यों शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरा क्यों निकाला हुआ है? तो आप लोग परमिशन लेके करते हैं या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप लोगों ने कहा कि यार पूरी मेहनत बेकार हो गई? बिल्कुल आपने बात तो की, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पास है आपके जो हमारे पास है। तो क्या हुआ, 14 अगस्त की शूटिंग थी, मैं और मूसा थे। तो हम लोग कुछ फ्लैग को ना कर रहे थे, तो कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पे यहाँ के जो किंग है वो उनका घर था। तो पुलिस आ गई, तो उसने कहा जी कि आप और ये जो छोटा लड़का है ना, ये मेरे साथ चले। ओए होए, शारजा में हुआ या अजमान में? कहाँ पे हुआ या दुबई में? अजमान में। अजमान में। तो देखो पुलिस ले गई CID, तो उसने फिर कॉन्टेंट को देखा, उसने कहा जी कि आपने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट को बात नहीं की या UAE के अगेंस्ट को बात नहीं की, तो ऐसा कोई। तो उन्होंने फिर हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया। अच्छा, सही, जबरदस्त। ये आई एम श्योर नोएमिया की साइड पे हुआ होगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा किंग का महल आता है बिल्कुल मेन रोड पे, वहीं आप शूट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा मूसा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है यार आपसे, मुझे हेल्प चाहिए ना, देखिए सीरियस हेल्प चाहिए। या तो आप इसके पैसे ले लें या मुझे दोस्त बना लें और फ्री में कर दें। देखिए मैं और वर्दा दोनों जो है ना बड़े मुश्किल में हैं, हम लोग जो है ना सब्सक्राइबर्स ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, हमें मिल नहीं रहे हैं, तो कुछ पर्ची लगवा दो यार प्लीज मूसा। थोड़े से फॉलोअर्स दे दो मूसा, थोड़े से उधार पे दे दो, किराए पे दे दो। बताओ क्या क्या डील बना रहे हो हमारे लिए? बताएं कैसे सब्सक्राइबर आएगी? सब्सक्राइबर इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि कितनी स्ट्रगल थी इसके पीछे। हम भी तैयार है स्ट्रगल करने के लिए। अच्छा कंटेंट बनेगा, डेली बनेगा। और यूट्यूब ये नहीं मांगता है कि आप 4-5 दिन बाद अपलोड करें। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा चैनल यूँ चला जाए, वहाँ चला जाए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर से चला जाए। जाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो महीने बाद वीडियोस अपलोड करते हैं। यूट्यूब चाहिए डेली वीडियो, चाहे आपके जितने भी सब्सक्राइबर हो गए, डेली वीडियो लगाना लाजिम है। चले सही। थैंक यू मूसा, थैंक यू तनवीर साहब। तलहा, मैं यहाँ पे चाहूंगी कि मूसा अपने स्टाइल में, कैसे कहते हैं ना कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अपने स्टाइल में ब्रेक लीजिए ताकि हम ब्रेक की जाने बढ़े। जी मूसा, कैसे कहते हो? मैं मूसा नहीं, कैसे करते हो? हाथ राउंड करके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मूसा फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। लव यू ऑल, बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो पे। ग्रेट टैलेंट, ग्रेट पेरेंट्स, तरबियत, परवरिश बहुत मैटर करती है। और आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि वो कितना फायदा उठा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से, शायद हम बेवकूफ और सपोर्ट तलहा, जिस तरह से उनकी फैमिली को सपोर्ट करें, समझाएंगे तो सपोर्ट भी होगी ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। खैर इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। और मैं जब तक ब्रेक में कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ तनवीर साहब से, थोड़ा सा कुछ कंटेंट का हमें राज बता दें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपकी तरफ इशारा है, एक ब्रेक। यूट्यूब कंटेंट। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और जब हम ब्रेक से वापस आए थे, आपने देख लिया होगा मैं कुछ डिस्कशन कर रही थी, अपने बाल वाल सही कर रही थी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ चल रही है, स्किन के डिजीज़ तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा जब मॉनसून चेंज होता है, लाइक आप मॉनसून आता है, स्पेशली वेदर चेंज होता है, तो हमारे बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाल झड़ते तो तेज़ी से हैं लेकिन उगते बड़े देर से हैं। और तलहा, आपको यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि ये आपके जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए कि अगर आप यहाँ पे होते। कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बालों की ग्रोथ पे, और हमारे साथ जो डॉक्टर
मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी आपसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, एस्थेटिक फिजिशियन हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत से लोगों के मसाइल का हल देते होंगे, क्योंकि बाल अगर नहीं है तो ट्रांसप्लांट से अक्सर लोग डरते हैं, लेकिन एक ये बहुत कॉमन तरीका हो गया है आजकल, बहुत ही ईजी वे भी हो गया है। अच्छा, इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना। पहला आप कहिए कि बाल अगर नहीं हैं तो आपने पूछा मुझसे कि अगर बाल अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, लोग कंप्लेन करते हैं ना कि भाई पर्सनालिटी पे पूरी आपकी फर्क पड़ता है। ऊपर तो हम असेस करते हैं, ये हम लोगों से पूछते हैं तो ये पता चलता है कि बाल इंसानी शख्सियत का, पर्सनालिटी का 60% शेयर करते हैं। ठीक है, ख्वाह वो लेडीज़ हों ख्वाह वो मर्द हों, 60% जो एक्सटर्नल आपकी पर्सनालिटी होती है वो बालों की वजह से जो होती है। तो अगर बाल नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी 60% पर्सनालिटी जो है तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है। और इनके ना होने की वजह से ना सिर्फ ये कि आप देखने में उम्र से ज़्यादा नज़र आते हैं, खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि और दीगर सोशल मसाइल भी होते हैं। मतलब आपको जॉब नहीं मिलती, इवन कि आजकल तो ये है कि रिश्ता जो है तो वो सबसे बड़ा मसला रिश्ते का है। तो और एक बड़ा कॉमन सा जुमला है, वो तो बहुत पहले से यूज़ होता था कि जब वो दूल्हा के सर से कुल्ला उतारते थे तो वो कहते हाय हाय दूल्हा गंजा है, दूल्हा गंजा है। और कहते हैं कुछ और ख़वातीन भी कहती हैं कि सारे गंजे के मेरे नसीब में। मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ बातें बता दूं कि मतलब यहाँ तक हुआ कि मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया और दूल्हा के पास या लड़के के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाल लगा सके, तो उसके ससुराल वालों ने उस पर इन्वेस्ट किया और उसको लेकर आए कि इसके जो है तो वो बाल लगाएं। तो इतनी अहमियत है बालों की हमारी ज़िंदगी में। कहीं हम फ्रंट डेस्क पर होते हैं, रिसेप्शन पर होते हैं, बैंक काउंटर पर होते हैं, होटल काउंटर पर होते हैं, फ्लाइट्स में होते हैं, क्रू होते हैं, केबिन क्रूज होते हैं, तो पर्सनैलिटी हर जगह काउंट करती है। ठीक है ना। जो मेरा स्लोगन है, द ब्यूटीफुल पीपल ऑलवेज इन डिमांड। हमेशा आपने अभी एक पूरा वो भी कंडक्ट किया है ना, एक प्रॉपर एक सेमिनार भी कंडक्ट किया है कि हाउ टू बिकम अ क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। ओह डेफिनेटली, मैं अभी इसी सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और ये मैं अकेले नहीं कर रहा। हमारी एक सोसाइटी है पूरे पाकिस्तान के जो एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है या क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उनकी एक सोसाइटी है जिसका नाम है हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, HRSP। दुनिया भर में सोसाइटीज़ हैं, जो पूरी दुनिया की सोसाइटी है वो है ISHRS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। हर वो शख्स, हर वो डॉक्टर जो हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ISHRS, क्योंकि वो एक एकेडमिक सोसाइटी है, वो आपको बताती है, आपको पढ़ाती है, रिसर्च बेस्ड जो है तो वो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, सालाना उसकी कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम मतलब उसकी सारा साल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी होती है। वो आपको अपडेट रखती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, न्यू टेक्नोलॉजीज भी आती है। इसके साथ साथ फिर हर मुल्कों की सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी थी, यूरोप की सोसाइटी थी, सब जगह की सोसाइटी थी, तुर्की की सोसाइटी थी। तो मैं तकरीबन 2006 से उस सोसाइटी का मेंबर हूँ, और हमारे कुछ कोलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स जो हैं वो इससे पहले से भी उस सोसाइटी के मेंबर हैं। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि बाल झड़ने की वजह मैं क्या थोड़ा होती सा तारुफ एक बेसलाइन बता दूं, फिर उसके बाद ये हम बालों की वजूहात पर उसके ऊपर आएंगे। सही, क्योंकि वक्त की कमी में चाहते हैं कि हम सारे सवाल कंडक्ट कर लें। कितना टाइम है हमारे पास? आप बताइए कि मुझे। ठीक है, तो अब तमाम मुल्कों की सोसाइटी थी, हम उस सोसाइटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, और ये हमेशा यूरोप में, अमेरिका में या इसी तरह की बहुत इलीट जो जगह होती थी, लॉस वेगास और बामास और इस तरह की जगहों पर ये कॉन्फ्रेंसेस जो है तो वो मुनक़िद होती थी। तो जब हम जाते थे तो हम एक दो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स जो है तो वो वहाँ पर शिरकत करते थे। तो एक दोस्त मेरे आज भी हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, डॉक्टर वारिस अनवर। तो मेरी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। तो मैंने आइडिया शेयर किया कि वारिस, व्हाई नॉट, मतलब वी मेक अ सोसाइटी फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, तो कहना है गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कहा सारे मुल्कों की सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी नहीं है। वो लोग एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली जो है तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जो है तो बिल्कुल इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके हमने एक दो लोगों को जो है तो जमा करना शुरू किया, और इस तरह करके एक सोसाइटी डेवलप की जिसका नाम रखा हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इनिशियली वी वर ओनली 27 मेंबर फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, और हल्के हल्के हम इस पर काम करते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 125 मेंबर हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में एक्चुअल और क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो हैं वो 125 हैं।
आपको देखना हो कि हु इज़ द रियल और एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट। यानी कि अगर हमें किसी के पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना हो तो हमें उनकी सर्टिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी कि वो सोसाइटी से ISHSR के मेंबर हैं और HRSP के मेंबर हैं। क्योंकि एग्जैक्टली ये बड़ा मसला होता है कि किसी भी आप कहते हैं सस्ती जगह जाके आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं लेकिन वो आपको और नुकसानदेह साबित हो जाती है और बहुत डैमेज भी हो जाते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसीजर। एक प्रोसीजर एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद एक्सपर्ट्स होना पड़ता है और फिर कहीं जाके जो है तो वो आप HRSP डेवलप हो गई तो उससे जो है तो एक रिकग्निशन हो गई हमारी इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम जब भी जाते हैं तो अब डॉक्टर हनीफ नहीं जाता, अब डॉक्टर वारिस नहीं जाता, डॉक्टर हुमायूं नहीं जाते, डॉक्टर तुनी नहीं जाते, अब HRSP जाती है, हेयर रिसर्च सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जाती है, उसका डेलीगेट जाता है, वो एक जगह बैठते हैं, वो प्रेजेंटेशंस करते हैं, अपने लेक्चर्स देते हैं, अपने जो पाकिस्तान के या जो मसाइल हैं या इशूज़ हैं उनको जो है तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं हेयर ट्रांसप्लांट में और दूसरे लोग जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट में कहाँ खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब अब बता दीजिए कि अब बाल झड़ते क्यों हैं, जो सबसे बड़ा मसला है, बाल क्यों झड़ते हैं, ये तो पूरी सोसाइटी बनी किस वजह से? इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो कि खवातीन में बाल झड़ने की वजूहात क्या हैं और मर्दों में बाल झड़ने की वजूहात क्या हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट। तो खवातीन में जो बाल झड़ने की वजूहात हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि ऊपर से शुरू करते हैं, हमारे मुल्क में जो है तो वो ग़िज़ाई किल्लत का जो है तो बहुत ज़्यादा शिकार है। अक्सर ख़वातीन का जो हीमोग्लोबिन है 50% से ज़्यादा ख़वातीन का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 मिलीग्राम% से कम है। ठीक है, बालों को उगने के लिए क्योंकि खून चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इट्स मीन कि आपके बाल झड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड जगह आ जाए कि विटामिन D3 अगर क्योंकि शहरों में अगर आ जाएं तो क्योंकि हम लोगों को धूप नहीं लगती, हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या बंद घरों में रहते हैं, बंद ऑफिसेज में रहते हैं, तो हमें आराम पसंद हो गए, हम धूप में निकलना पसंद नहीं करते, धूप जहां आती है हम कवर कर लेते हैं अपने आप को। तो उससे हमारी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। सही। बाद अक्सर खवातीन में जो है तो वो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों की वजह से जो है तो वो बाल झड़ते हैं। ठीक है, बारीक होते हैं और फिर हल्के हल्के जो है तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो हार्मोनल सिस्टम होता है, जो माहाना निज़ाम होता है हमारी खवातीन का, अगर वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, PCOS जिसे हम कहते हैं। अगर PCOS होंगे तो उसकी वजह से न सिर्फ ये कि आपके बाल झड़ना शुरू होंगे बल्कि आपकी बॉडी पर मर्दों की तरह से बाल निकलना भी शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट की रोकूंगी कि ब्रेक का वक्त हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे हम आपके साथ इस ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस अगर आप जानना चाहते हैं कि बालों के मसाइल से कैसे छुटकारा पाया जा सके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इतना ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है इस बालों की ग्रोथ पे, जो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ बालों के मामले में। तो मैं डॉक्टर साहब से यही डिस्कशन कर रही थी कि भाई आप हमारे एंकर भी हैं तलहा जतवई, अभी वो हैं नहीं, मेरे को एंकर है, उनको ये बड़ों का बड़ा मसला है। वो सबसे पूछते हैं कि आपके इतने अच्छे घने बाल कैसे हैं कि उनके बाल नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या डिस्काउंट देंगे, पहले मुझे ये बताइए। बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये पीछे तो होंगे ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हाँ वो होंगे लेकिन वो पीछे तो होंगे ना। हाँ, जी। आप डायरेक्ट डिस्काउंट की बात करें पेशेंट दिखाए बगैर? हाँ, मैं बस तलहा के नाम पे आप मुझे बताएं, हमारे बोल नेटवर्क से आप तलहा के लिए कितना डिस्काउंट देंगे? चलें नोट कर लें, 50% डिस्काउंट। तलहा 50% डिस्काउंट मैंने आपके लिए ले लिया है, आप देखिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी चीज नोट कर लें, जब तलहा इतना सारा डिस्काउंट लेंगे तो जो बोल के ऑडियंस है वो कहेंगे हमारे लिए क्या दिया डॉक्टर साहब ने। ठीक है, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस नहीं है, जो उसके देखने वाले हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि चलें पहला बोल के साथ प्रोग्राम है तो 50% डिस्काउंट उनके लिए। अरे वाह जबरदस्त भाई, तमाम व्यूअर्स इस प्रोग्राम का हवाला देंगे, क्लिनिक पे आएंगे, राब्ता करेंगे, उनके लिए 50% डिस्काउंट। वाह भाई, आप दुनिया बोल है कि रेफरेंस से आप जाएं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे। एंड हाउ टू फाइंड इट इज बहादुराबाद पे है, बहादुराबाद पर है, पाकिस्तान स्किन केयर के नाम से है। ये पहले एशियन इंटरनेशनल के नाम से होता था। ठीक है, और नंबर की अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं, नंबर वो स्क्रीन पे चल जाएगा, नंबर स्क्रीन पे चला जाएगा, आप ले लीजिए और प्रोग्राम का रेफरेंस दीजिए कि हमने आपका प्रोग्राम देखा था,
बोल पे और आपने 50% जो है तो वो डिस्काउंट ऑफर किया था, तो इंशाल्लाह ताला आपको 50% डिस्काउंट। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने फीमेल्स का तो बताया कि अगर उनको इस तरह के मसाइल हैं तो बाल झड़ सकते हैं, तो सबसे पहले उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई भी फीमेल हमारे पास आती है और तो हम पूरी उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके जहाँ जहाँ लगता है कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती हैं और फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो है तो वो ट्रीटमेंट किया जाता है। जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप बाल को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसकी तमाम रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। अगर विटामिन डी कम है उसको पूरा किया जाता है, आयरन कम है उसको पूरा किया जाता है, थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। लैक्टेशन के दौरान मसाइल होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मसाइल होते हैं, जो मेडिकल साइंस है वो बेस ही रूट कॉज पे करती है ना। अच्छा, मेल साइड में मुझे बताइए कि मेल्स में बाल झड़ने का क्या रीजन होता है या बाल गिर जाते हैं बिल्कुल? मेल्स में इसको असल में बाल जो झड़ने का मसला है, मेन प्रॉब्लम जो है वो मर्दों का ही है। और आपने देखा है कि औरतों के बाल कम हो जाते हैं, उनकी स्किन नजर आने लगती है इन तमाम रीजंस की वजह से, लेकिन कभी भी वो आपको गंजी नहीं नजर आएंगी। उनकी हेयर लाइन जो है तो वो रिसीट नहीं होती, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हेयर लाइन जो है तो वो मौजूद होगी, ठीक है। उसको फीमेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं। जो मर्दों में गंजपन होता है उसको मेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं, और उसका जो साइंटिफिक नाम है या साइंसी नाम है वो है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। सॉरी, तो इसके दो हिस्से हैं, एंड्रो और दूसरा है जेनेटिक। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एंड्रो क्या है। एंड्रो होते हैं कि जो हमारे जब हम बड़े होते हैं 14-15 साल की उम्र में दाखिल हो रहे होते हैं तो हमारे सेक्स हार्मोन डेवलप होना शुरू होते हैं। उन सेक्स हार्मोन को एंडोजिन्स कहते हैं। मर्दों में एंडोजिन्स जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, औरतों में जो एंडोजिन्स होता है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन बनता है तो ये एक स्टेज पे जाके 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी की वजह से डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको DHT कहते हैं, DHT। अच्छा, जिन मर्दों में जेनेटिकली जो है वो जीन्स आई हुई होती है मैटरनल या पैटर्नल साइड से बाल गिरने की, तो बाल मर्दों में दो तरह के, अल्लाह ताला ने मर्दों में 2 तरह के बालों की जड़ें दी हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो बालों की जड़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ये वाली जो झालर होती है जिसको आप आमतौर पे कहते हैं झालर कहते हैं, मैं आम इसलिए आम उसमें समझाऊंगा कि आम देखने वालों के समझ आ जाए, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो रूट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ की जो रूट्स होती हैं ये DHT से बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो DHT को कंसीव करते हैं, और ये DHT उन रिसेप्टर्स के साथ मिलके बालों को पहले मिनिचराइज करता है, थिनिंग करता है, बारीक होते हैं बाल बारीक होना शुरू होते हैं, गिरना शुरू होते हैं, और फिर जो है तो बारीक से बारीक होके बिलाखिर उस जगह ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मर्दों में जो है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, मर्दाना गंजपन जो है ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, DHT की वजह से होता है, इसीलिए इसको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। बास केसेस में ऐसा होता है कि बाप गंजा है और बेटा जो है तो वो गंजा नहीं है, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि ये अगर बाप गंजा है तो बेटा भी गंजा होगा, या 2 भाई होते हैं तो एक के बाल झड़े होते हैं कि नहीं झड़े होते हैं। इसमें जीन जो होती है, जो जीन्स दोनों में आई हुई है, लेकिन किसी में जीन्स जो है तो वो सप्रेस होती है और किसी में जो है तो जीन्स डोमिनेंट हो जाती है। तो जहाँ पे जीन्स के डोमिनेंट होने की फिर वो डिफरेंट रीजन है, लोगों की समझ में नहीं आएगा, वो साइंटिफिक गुफ्तगू हो जाएगी। वक्त भी कमी है हमारे पास, बस आप जल्दी से बता दीजिए। तो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, और इसका बाकायदा जो है तो वो मतलब अगर जब ये शुरू हो रहा हो तो अगर उस वक्त उस स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू कर लिया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब कर लिया जाए, तो आप गंजे होने से बच सकते हैं, ठीक है। हम इस गंजे होने के प्रोसेस को बहुत डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इवन के ख़त्म कर सकते हैं। इसमें अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं अब तो कि हम आपको गंजा होने से रोक सकते हैं। और अगर आप करवा सकते हैं, अगर स्टार्ट में आप रोकना चाहें, या फिर आप ट्रांसप्लांट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, खाने की दवाएं दी जाएंगी, लगाने के लिए जो तो एक मिनॉक्सिडिल एक सॉल्ट है, FDA अप्रूव्ड है, वो दिया जाता है। और अब तो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है, जैसे कि PRP है, PRP के सेशंस किए जाते हैं, रीजनरा किया जाता है। सही डॉक्टर साहब, आपको दोबारा से बुलाएंगे इंशाल्लाह अपने शो में। हमारा जो है वो टाइम की कमी है, लेकिन क्योंकि टॉपिक इतना वसी है कि जिस पे हम इतनी बात करते रहें तो मेरे ख्याल से पूरा शो निकल रही है। आपने बहुत अच्छा बताया कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, इसको क्योर करना चाहें तो स्टार्ट में ही करें तो बचाया जा सकता है बालों को, और उसके अलावा PRP ट्रीटमेंट्स आप चाहें करवा सकते हैं, और मेडिकल जैसे कि मेडिकली भी इसको ट्रीट किया जाता है, मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो डॉक्टर हनीफ के क्लिनिक जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया बालों के हवाले से कि वाकई बहुत बड़ा मसला है बालों का। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है। तलहा ने हमें ज्वाइन कर। तलहा कहाँ थे आप? आपने वो मिस किया, वो सेगमेंट आपके लिए था। देखें, ये जो स्किन के, ये जो आपके बालों के इश्यूज होते हैं, जो आपके नुस्खे होते हैं, टोटके होते हैं, जो आपके सितारे हैं, जो मौसम का हाल है, ये मैंने मख्तस कर दिया आपके लिए। मैं चाहता हूं कि इनमें मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज मुझसे बहुत ज्यादा है इन इश्यूज पे। I'll let you do it alone. Thank you so much। लेकिन फिर भी आपको होना चाहिए था कि आपके मतलब का काम था। मैंने मुझे नकली बालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I am really happy। इसीलिए मैं कह रही हूं आपको होना चाहिए। जितना खूबसूरत मैं बिना बालों के लगता हूं, बालों के साथ लग नहीं सकता, इसलिए थैंक यू वेरी मच। तलहा, अगर आप हो तो आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा होता है। हम कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने एक इंट्रोडक्शन करवाया था। तलहा हमारे साथ मौजूद थे, एक पहली ट्रांसजेंडर जो फैशन डिजाइनर बनी है, काफी सारी मुश्किलों का सामना करके सोल ली। ग्रेट न्यूज, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेलकम करेंगे आप उन्हें स्टूडियो में। एग्जैक्टली, कल भी वो हमारे साथ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का टाइम खत्म हो गया था, तो हम नहीं मिलवा पाए थे। लेकिन आज दिया दोबारा से हमारे साथ हैं। पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने अपनी बुटीक खोली है, फैशन डिजाइनर है, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने क्या मुश्किलात का सामना किया, ये उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिया, वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू सो मच। जी दिया, तो ये बताइए सबसे पहले कि डेफिनेटली आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी, काफ़ी तनकीदों का सामना भी किया होगा। इतना लंबा सफ़र के एक ट्रांसजेंडर से फिर आपने अपना एक फैशन डिज़ाइनिंग खुद से सीखी, फिर उसके बाद एक बुटीक खोला रिफेंस में माशाल्लाह से अपना, तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल मुश्किल तो आपको पता है, और ट्रांसजेंडर के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना हर लम्हे लम्हे पे तनकीद, वक्त वक्त पे तनकीद, हर रास्ते पे, और इतना मुश्किल कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बस सफ़र चलता रहा। स्टार्ट बचपन से मैंने ये सीखा था, फिर फैमिली कुछ इश्यूज़ और कुछ उसकी वजह से मैं ये कंटिन्यू कर नहीं पाई। फिर मैं अपनी शोबीज़ की लाइन में चली गई थी। फिर काफ़ी टाइम तक वो मेरे जहन में था ये काम। मैं इनका मेरे एक गोल था मेरा कि मैं ये कुछ फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ, एक अपना बुटीक खोलूँ। तो वो करते 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 फिर आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने स्टार्ट किया है। आपका शुरू से टारगेट था कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए तलहा हमारे माशरे में किसी भी चीज़ पे अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाना, आके खड़ा होना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस के अलावा खैर बुराई बहुत सारी। बिफोर वी गो टू द मुआशरा एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, मैं पूछना चाहूँगा रिस्पॉन्स कैसा आया मार्केट से आपके डिज़ाइनर बनने के बाद? डिड पीपल एक्सेप्ट यू कि हाँ आप बहुत अच्छे कपड़े बना रही हैं? कस्टमर्स आपके क्या कह रहे थे? रिस्पॉन्स कैसा आया? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स भी हैं अच्छे, और बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स की देखे जाए तो बस वो एक कहते हैं ना, सब चीज़ों में अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए। बेशक। योर डिज़ाइनिंग इंस्पिरेशन, किससे आप इंस्पायर हो के अपने कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं? बस मेरा अपना ही माइंड है। अभी आपने जो ड्रेस पहना हुआ है ये भी आपका खुद का डिजाइन किया हुआ है। ओके, इट लुक्स रियली लवली, आई लाइक द कलर, और जो स्टाइल है बिल्कुल सिंपल सटल सा। अच्छा, अगर और भी आपके कुछ डिजाइन्स हैं अगर स्क्रीन पे हमारे पास मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि वो भी दिखाएं ताकि हम उस पर डिस्कशन भी कर सकें। और अच्छा, आपने डिजाइन भेजते रहिएगा, हम स्पॉन्सर करवा लेंगे किसी को पहनवा। हाँ, वो कोई इशू नहीं। आई लव सॉलिड कलर्स। और कल भी आपने एक ब्लैक कलर का सॉलिड ड्रेस वेयर किया हुआ था, इट वाज लवली। अच्छा, ये भी देखें, ये सामने ब्लैक कलर में हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, आप बिल्कुल सिंपल और सॉलिड कलर्स पे काम करती हैं, ज़्यादा पोल्का डॉट्स भी सिंपल रेडी टू वेयर। ओके, उस पे। और फैब्रिक और मटेरियल कौन सा चूज करती हैं? फैब्रिक कॉटन, लीलन। कीमत क्या रखती हैं? कीमत बहुत मुनासिब, 2500, 3000। तो कोई वजह इसके पीछे इतने सस्ता रखने की, या फिर इतने सस्ते पड़ते हैं आपको? डिफेंस की दुकान किराया नहीं बन रहा डिफेंस में हम एग्जैक्टली यही सवाल मेरा था कि किराया कैसे निकालती है? फिलहाल तो ऑनलाइन है, अभी आउटलेट नहीं है, ऑनलाइन है। और ऑनलाइन अगर लोग सर्च करना चाहें किस नाम पे सर्च? दिया फैशन। दिया फैशन, DIYA फैशन। सही। अच्छा, जो बुटीक आप मुझे बता रही थी कि डिफेंस में आप बना रही हैं, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है? अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ओपन नहीं हुआ है, फ्यूचर प्लान में है। सही। अच्छा, तो मैं कपड़ों की जो बात कर रही थी आपसे, देखें इसमें मुझे कहीं भी सेल्फ जो है एम्ब्रॉयडर्ड वर्क नज़र नहीं आया। एम्ब्रॉयडरी मुझे इनफैक्ट कहीं भी नज़र नहीं आई, बिल्कुल सिंपल जो है कनेक्टिंग लेसेस लगी हुई हैं या फिर थोड़ा से फ्लेयर्स हैं, बटन्स हैं, और उसी पे आपने प्लेन काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बटन्स वगैरह किस चीज़ से इंस्पिरेशन है? कुछ माइंड में आपके डिज़ाइन होता है तो किस चीज़ को फॉलो करती हैं आप?
मैं आपको बताया ना कि मुझे सिंपल ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, और जितने भी क्लाइंट्स हैं ना मेरे, मैं जितनी भी ड्रेस बना रही हूँ तो वो इस ही के पीछे जा रहे हैं, और वो मुझे इसी ही के ऑर्डर आ रहे हैं, सिंपल 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 चाहिए। वर्दा को भी सिंपल ही पसंद है, सॉलिड कलर जिस तरह उन्होंने कहा था। ये बटन्स वगैरह और ये मतलब लेसेस टसल्स वगैरह। हम और कैसे दूसरे ट्रांसजेंडर्स को प्रोफेशनल लाइफ में ला सकते हैं टुवर्ड्स डिजाइनिंग, टुवर्ड्स प्रोफेशनल करियर्स? ये तो सोसाइटी की तरफ से जो एक धब्बा कहते हैं, जो कहते हैं ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक मैसेज है कि हमने बहुत कुछ किया हुआ है, हम बहुत ताकतवर हैं, अपने उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम सोर्सेज लगाएं, अगर हम अपना कोई भी पैशन यूज़ करें, मतलब प्रोफेशन, हाँ कुछ भी, मतलब हम छोटे छोटे कोर्स करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कोर्स किया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के, आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपना बिजनेस, अपना बुटीक कर सकती हूँ, कर रही हूँ। तो ऐसे और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो माशरा और ये जो कहते हैं ना, वो जो एक हमारे ऊपर वो लगा हुआ है, एक है, हाँ, तो वो हमें रोकता है बिल्कुल। तो हाँ, तो ये अगर ना हो, आप जैसे कि आपने हमें प्रमोट के लिए मुझे यहाँ बुलाया, और भी अदर चैनल भी बुला रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ना, अगर हम लोग चाहें और हमें दूसरी कम्युनिटी चाहे तो वो कर सकती हैं। ओके दिया, आई एम गोना आस्क यू अ रियली पर्सनल क्वेश्चन, वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन देखें जैसे आपने कहा कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करके आगे बड़े होते हैं कि अब आप लोगों के लिए किसी प्रोफेशन में जाना या फिर खड़े होकर इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली आपने भी अपने बचपन से ही बहुत से इस तरह की मामलात फेस किए होंगे जो आपके लिए हमेशा दिमाग पर एक ज़हनशीन हो गए होंगे। ऐसा है, सबके साथ होता है। इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक कि आप अगर हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, ताकि जो ट्रांसजेंडर्स आपको देख रहे हैं उनमें एक मोटिवेशन आए कि जी हम भी कर सकते हैं। जब पहली बार आपने डिसाइड किया अपनी फैमिली में कि जी आपने इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको माशरे की तरफ से और फैमिली की तरफ से भी? फैमिली की तरफ से तो बहुत सपोर्ट है, और माशरा तो आपको पता है कि एक मेल एक फ़ीमेल को तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए एक हल्का सा नाक मुँह बना लेते हैं। तो वो एक्सेप्ट, वो हम लोग कब से झेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन मेरा तो यही वो है कि मैंने जब मैंने वो लिया तो मुझे बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने के लिए स्टेप लिया। बिल्कुल, जब आगे बढ़ने के लिए वो किया, जब मैं मतलब अब कहते हैं ना कि मैंने इस बुटीक के लिए भी, जैसे कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि ये तो आपको एक फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें कपड़ा, छोटी छोटी चीज़ें लानी हैं, हाँ, दर्जी को लेना है, मशीन्स लेनी है, कपड़ा उठाना है, उसके लिए लेसेस उठानी है। तो हर जगह मुझे कहीं ना कहीं हर जगह लोगों के ना वो एक्सप्रेशंस नज़र आते कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन वो मैंने तो अपनी कीमत देनी है। सही। अगर मेरी जगह कोई लेडी जाए तो वो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, जो मतलब मुझे झेलना पड़ा वो उनको नहीं झेलना पड़ेगा। कोई जेंट्स हो तो उनको वो नहीं झेलना पड़ेगा जो मुझे झेलना पड़ा। लेकिन खैर फॉरगेट इट, मैं मतलब आगे बढ़ती गई, सब कुछ झेल के तो बस इग्नोर करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अल्लाह से यही दुआ है कि बस अल्लाह पाक मुझे और आगे बढ़ाए, और लोगों से यही उम्मीद है कि मुझे लोग सपोर्ट करें और मुझे सराहें। दिया, एक और मुश्किल क्वेश्चन मेरी तरफ से, हमारी सोसाइटी में जो ख्वाजा सराय जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उसमें से कितने परसेंट आपकी नज़र में दिया पैदाइशी ख्वाजा सराय हैं, और कितने ऐसे हैं कि जिसको हमारी सोसाइटी ने ख्वाजा सरा बनाया है? मुश्किल सवाल है, 2-3 सांसें। नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। ये एक जो लोगों की नज़र में बन गए ना, ये पैदाइशी, ये नकली, ये ओरिजिनल, ये जो है ना, मेरी नज़र में ये फजूल सवाल है। फजूल सवाल, बिल्कुल फजूल है। क्योंकि एक लड़का, अगर आपकी टीम में से किसी को हम एज अ करेक्टर लेडीज़ कपड़े पहना दें, तो वो जस्ट 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए बन जाएगा, बट वो कंटिन्यूसली लेडीज़ कपड़े पहन के बाहर नहीं घूम सकता। एक लड़की की बात कर रही हूँ, तो वो ये अगर हम लोग ऐसे हैं, अगर लेडीज़ कपड़े पहन रहे हैं तो हम लोग हैं ही ऐसे, वो कहते हैं ना रूह का कनेक्शन है ही ऐसे। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चे दिया ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे होते हैं और उनके साथ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, जिसके बाद आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में ये प्रॉब्लम कितना आम है, जिसे बच्चाबाजी कहा जाता है। वहाँ पे जो तालिबान के अगेंस्ट कुर्द आर्मी हुआ करती थी, तो हर कर्नल, हर कैप्टन, हर ब्रिगेडियर अपना बच्चा होता था 13 से 15 साल के दरमियान, वो शाम में बैठते थे, मुकाबला कराते थे, और इस रीजन से ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो मेरा यही सवाल पूछने का मकसद था कि बहुत सारे ऐसे हैं
जिनको हमारी सोसाइटी ने ख्वाजा सरा बना दिया। वो पैदाइशी नहीं थे, बिल्कुल उनके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, वो उनके अंदर कोई ऐसी विल भी नहीं थी, लेकिन हमारी सोसाइटी की बुराइयों ने, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ आंखें बंद कर लो रात है, इग्नोर करने की वजह से ट्रांसजेंडर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। दे वर नॉट बॉर्न ट्रांसजेंडर्स, हमारी सोसाइटी ने उनको बनाया। नहीं, वो है सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन वो जैसे कि भी आपने बताया कि अफगानिस्तान में आपने कहा, अफगानिस्तान में अब वो तो ट्रांसजेंडर नहीं बने ना, ज्यादती तो बच्चों के साथ जो हो रही है, आपने बताया कि उनके साथ जो हो रही है, उनको डांस सिखाया जाता है, उनको गाना सिखाया जाता है, उनको परफॉर्म करवाया जाता है, पूरी महफिल सजाई जाती है। वो लड़के होते हैं, उनको शौक नहीं होता, वो मजबूर हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी ऐसी गुजारी। आई थिंक रिया को इस बारे में नॉलेज नहीं है, वो डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, नॉलेज नहीं है। बाकी ये है कि हम लोगों को, मतलब मेरे साथ भी बचपन में बहुत चीज़ें हुई, अभी तक हो रही हैं। लास्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत इवन के मैं लिटरली एक बात बताऊँ, आज भी वो एक सपना, एक ख्वाब मुझे ऐसा है जो पिछले वाक़यात को लेके था, जो बहुत डरावनी था। कुछ एक आध शेयर करना चाहेंगी? अगर बहुत डरावनी था जिसको लेके मैं मतलब डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं याद करके ना बहुत वो होती हूँ, और मतलब वो जहन में घूमता रहता है वो, मतलब मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा है कुछ था माजी में, तो वो आज वो ख्वाब में भी आया और बिल्कुल वैसा ही सब कुछ था। तो मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारी मुश्किलात, स्पेशली ट्रांसजेंडर की तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अगर मुश्किलों से शुरू होती है, हाँ, मुश्किलों पे शुरू हुई, मुश्किलों से आगे बढ़ी, मुश्किलों पे ही ख़त्म हो रही हैं। आपने देखा पेशावर वगैरह में कितनी ज़्यादा मतलब हो रही, यहाँ तो फिर भी कम है, लेकिन स्टेप उठा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह दिया, आप 5 लाख सक्सेसफुल हो रही हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो आप बाकी ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या काम कर रही हैं? क्योंकि डेफिनेटली जो आपने बुटीक खोली है उसमें भी बहुत सारा काम होता है, स्टिचिंग होती है, आपको परचेजिंग के लिए किसी को भेजना पड़ता है, डिज़ाइनिंग होती है, तो क्या आप अपनी जैसी बाकी ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन कर रही हैं, उनको ट्रेनिंग दे रही हैं कि आप ऐसा कुछ रखेंगी कि जी सिलाई वगैरह के लिए मैं इन्हीं लोगों को सपोर्ट करूंगी, अपनी बहनों को जो इतनी मुश्किलात का सामना कर रही हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं अब मेरी फ्रेंड्स आएँ, मेरी सहेलियाँ आएँ, और मैंने फंक्शंस भी किए हैं, मैंने हर वो काम की जो ट्रांसजेंडर करते हैं, जो स्टार्ट टू एंड करते हैं। तो फिर मैंने अपनी आप को पहचाना, अपनी ज़ात को पहचाना। मैंने कहा नहीं, मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। टर्निंग पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में? वो टर्निंग पॉइंट बस कुछ टाइम पहले आया। कितने साल पहले? 2 साल पहले आया। और वजह क्या बनी उसकी? वजह बस वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट चाहिए जो एक लेडी, एक जेंट्स की, एक ट्रांसजेंडर की नहीं है। तो वो एक मैंने फिर अपने आप को पहचाना, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को देखा मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने स्टेप उठाए और कोशिश करी ऐसा। तो मैं अपनी ट्रांसजेंडर को यही कहूँगी कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, कंधे से कंधा भी मिला के आगे बढ़ सकते हैं। बेशक, बिल्कुल चल सकते हैं। और इसमें सोसाइटी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे कि प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ना कि हर वक्त हकायत की नज़र से देखा जाए या फिर उनको पीछे की तरफ धकेला जाए या सिर्फ एक मजाक उड़ाया जाए। सोसाइटी का हिस्सा है। थैंक यू सो वेरी मच दिया फॉर कमिंग। आपको हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी वेबसाइट दिया फैशन, एनीवन हु वांट्स टू बाय क्लोथ्स, सपोर्ट द कॉज, सपोर्ट द डिजाइनर, एंड ऑफ कोर्स डिजाइन भी बहुत अच्छी हैं, प्राइस भी बहुत इफेक्टिव है। दिया फैशन के नाम से इनकी वेबसाइट है, डू विजिट एंड खरीदारी भी जरूर कीजिएगा। बताओ, एक ब्रेक का वक्त आ रहा है जी, बिल्कुल एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे सैलाब ज़दगान को। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बात हो जाए कुछ मौसम की सूरत हाल की, वेदर ऐप से आपको अपडेट करते हैं। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि जनूबी पंजाब, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के कई अजला में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान है। अगर पाकिस्तान के माशी हब यानी कि हम कराची की बात करें तो आज भी कुछ इलाकों में बादलों के डेरे कायम हैं, मगर जैसे जैसे धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही है मतला साफ होता जा रहा है। और आपको दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बादल नहीं छाए हुए हैं, बल्कि पूरा आसमान इस वक्त साफ है कि डेफिनेटली धूप निकल रही है, तो मौसम साफ होता चला जा रहा है। अगर कराची के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब का अगर रुख करें और इस्लामाबाद की हम बात करें, कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज है। आप देख सकते हैं सामने पंजाब की पूरी साइड, अगर हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो वहाँ पे हमें बादल
दिखाई दे रहे हैं। बादलों का राज और शहर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाओं का साया भी बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर आज हम शहर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश इस्लामाबाद शहर में हो सकती है और शहर इक़्तिदार में कम से कम दर्जा हरारत 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाने का खदशा है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान मौजूद है क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितने लाहौर में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, और हब्स की कैफियत बरकरार है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का खदशा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो शहर में कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिशों का इम्कान नहीं है। कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। इस वक्त बात करेंगे हम सिंध में सैलाब की सूरत हाल की। सैलाब के बाद वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस भी जारी है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो फेस हो रहे हैं उनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त सन ऑफ द सॉइल सिंध के पहले पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं, इस वक्त समाजी कारकुन बने हुए हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मीर अतीक टालपुर साहब। टालपुर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। अब बताइए इस वक्त रिलीफ वर्क कहाँ पहुँचा है? मैं देख रहा था आपने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में आपने टेंट सिटी भी कायम की जेडीसी के साथ मिलकर। इस वक्त रिलीफ वर्क की सिचुएशन क्या है? सैलाब ज़दगान की हालत क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, मच्छरों ने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। टालपुर साहब। तला, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत आपकी? ऑल वेल तला, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, लाइक इट्स बीन लाइक 2 to 3 weeks। हम लोग आई एम वर्किंग ऑन ग्राउंड और जो हालात हैं, सूरत हाल है, वो इस तरीके से हैं कि पीपल आर लाइक होपलेस। आई थिंक सो कि दे डू नॉट हैव लाइक कि एक रास्ता, एक होप होती है ना इंसान के लिए, वो मौजूद, वो नज़र नहीं आ रही है कि किसी इंसान को, क्योंकि एक चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और दूसरी तरफ उनके पास ना शेल्टर्स हैं, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास निकलने का कोई रास्ता है। जानवर लाखों की तादाद में मर रहे हैं और पीपल आर माइग्रेटिंग, लोग छोड़ कर जा रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि यहाँ अगर जिस तरीके से आपको पता है कि दादू में जिस तरीके से पानी आया हुआ है और सारी मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हुआ है, इसी तरीके से वो अपर सिंध से पानी वहाँ से आके जहाँ खड़ा हुआ है वो है जुड्डो शहर। जुड्डो शहर इस वक्त जो है दैट्स लॉकडाउन, वहाँ पे आगे पानी निकालने का रास्ता बंद किया हुआ है और 5 अजला उस वजह से डूबे हुए हैं और इस वजह से इट्स एन इमरजेंसी स्टेट। लेकिन ना इधर कोई मीडिया हमें हाईलाइट कर रहा है, ना हमारी कोई बात सुनी जा रही है, बस अल्लाह और अल्लाह के आसरे अवाम जी रही है। जी हाँ, मुझे जेडीसी ने 500 टेंट्स का टेंट सिटी दिया था जिसको हमने अकोमोडेट टू द 500 फैमिलीज में हमने किया, और लेकिन तला दिस इज वेरी मिनिमम आई थिंक सो कि इस वक्त यहाँ पे ना तो कोई रियासत नज़र आ रही है, ना तो कोई हुकूमत नज़र आ रही है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है। मेडिकल हॉस्पिटल्स जो यहाँ की सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, आप चले जाएं, अगर आप किसी वक्त अगर अपना टाइम कीमती निकालें तो सारी मीडिया अगर आए तो देखे कि पूरी की पूरी हॉस्पिटल्स जो हैं। Would love to come very soon. अतीक एक और प्रॉब्लम ये है कि मुफ्ती जुबैर साहब को वेलकम कहूंगा मैं, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा कीमती वक्त दिया। अतीक, आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था। एक वीडियो वायरल चल रही है, टेलीविजन पे भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि काउंसलर है जिसने अपने वेयर हाउस में जो है 1500 के करीब टेंट्स दबाए हुए हैं, जो राशन आया हुआ था तकसीम करने के लिए। ये वीडियो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आ गई है। इसमें देखा जा सकता है किस तरीके से रेड मारी गई है, मजिस्ट्रेट है उनके साथ, अंदर जाते हैं तो वो शेख जैद की जानिब से भेजे हुए सामान है, इमदादी सामान जो सैलाब मुतासरीन को देना था, काउंसलर ने और सरकारी हुकाम ने, मुख्तियार कार का नाम भी आ रहा था और भी लोगों का नाम आ रहा था, ये लोग अपने अपने औताकों में इस सामान छुपा रहे हैं, मुतासरीन को नहीं दे रहे हैं। अति ग्राउंड रियलिटी क्या है? दिस इज वेरी मच रियलिटी। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। देखिए जी, डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो यहाँ पे जो तालका के सदर हैं, जो लोग यहाँ बैठते हैं, मुख्तियार कार वगैरह, उन्होंने कोई इमरजेंसी कैंप्स नहीं लगाए हुए, लोगों को रिलीफ दिया ही नहीं जा रहा। और जो सामान है सरकारी, वो तो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले पैर हैं। अब एक तो माल मुफ्त का है और कोई उस पर कोई नज़रसानी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में उतर कर खुद से काम करना बहुत मुश्किल है। एक होती है कि आप कहते हैं ना कि एक ज़कात निकालना आसान है, लेकिन एक जिस्मानी ज़कात है, वो ज़कात निकालना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए मैं ये मान रहा हूँ खुद से कि हकीकत है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बात में सदाकत है कि यहाँ जो सामान सरकारी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी सिंध में कहाँ खड़ी है। लेकिन मैं मुफ्ती जुबैर साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। मुफ्ती जुबैर साहब,
जो हमारे हुक्मरान हैं, जो रूलर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो खुल्लम खुल्ला इस सैलाब से फायदा उठाने का सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से सैलाब मुतासरीन का राशन, उनके टेंट्स अपने पास जमा कर लें और अपने वोटर्स को और अपने सिर्फ सपोर्टर्स को बांटें और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड अपनाए रखें सैलाब मुतासरीन के साथ। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे मुफ्ती जुबैर साहब? मुफ्ती साहब की आवाज़ आई थिंक नहीं आ रही, कुछ कनेक्शन का इशू है, तो मुझे लग रहा है कि वो फ्रीज हो गया इंटरनेट कनेक्शन। राइट, वी विल कम बैक टू मुफ्ती जुबैर साहब, उनसे हम दोबारा राब्ता। जुबैर साहब हमें सुन सकते हैं? नहीं, आई गेस नॉट, टेक्निकल डिफिकल्टी। तो अतीक, आई विल कम बैक टू यू। पीपल्स पार्टी आज सिंध में कहां खड़ी है? ये वो पीपल्स पार्टी है जिसके लिए अब भुट्टो हमेशा ही जिंदा रहेगा और अनवर मकसूद कहते हैं जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए करंट सिनारियो क्या है? क्या अब भी एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दिया जाएगा? अतीक, चला मैं नहीं समझता, अभी लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। सोशल मीडिया ने इतना लोगों का माइंड बना दिया है कि पीपल आर नॉट गोना बी फूल्ड। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि उनको अपना तरतीब अमल को चेंज करना चाहिए। देखिए यहाँ के जो मुकामी लीडरान है वो एक तो उम्र दराज है, बड़े हैं, उनकी जगह उनको नई यंग जनरेशन चाहिए जो काम कर सके, जो ऑन ग्राउंड अपनी जान लगा सके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से कहीं मिलती है कि कोई लीडर अवाम के बीच में खड़ा हुआ है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अवाम के बीच में खड़ा होना, उनके साथ उनकी एक एक प्रॉब्लम को सुनना, उनको हेल्प करना, उसके लिए तो थोड़ी सी मोटिवेटिव यंग जनरेशन चाहिए। आई थिंक सो पीपल्स पार्टी। अतीक साहब क्या यही वजह है कि अतीक साहब की यही वजह है कि बलदियाती इंतखाबात को सिंध में मुस्तकिल डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, कि उनको पता है कहीं ना कहीं ये खौफ है कि अगर इलेक्शन हुए तो वो लोग हार जाएंगे? देखें, अभी इस फ्लड से पहले की सिचुएशन और थी और इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन और है। और मैं हकीकत से कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी, द टेम्परेचर हैज हीटेड अप, क्योंकि लोगों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है ना घर बचे हैं, ना बच्चे उनके कोई दर बदर पड़े, माएँ बहनें खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं और अभी भी कोई उनकी दाद रसी नहीं कर रहा। तो कितनी अफसोस की बात है। और 3 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई आती, कह रहे खाने को तरसे हुए हैं लोग। 100% आई थिंक सो कि खाना तो दूर की बात, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अल्लाह भाई, दिस इज अ ह्यूमन क्राइसिस। आज इसको समझ नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी को तो छोड़े, मैं कह रहा हूँ रियासत को भी समझना पड़ेगा। कल नेशनल हाईवे पे एहतजाज भी हुआ है। रियासत कभी नहीं समझेगी, नेशनल हाईवे पे एहतजाज भी हुआ है ना कल। मुफ्ती जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुबैर साहब, एहतजाज तो बहुत सारे हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है एहतजाज का। ठीक सही कह रहे हैं मुफ्ती जुबैर साहब। ये जो हुक्मरान और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऊपर माले मुफ्त दिले बेरहम बने हुए हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? हमारा दीन उनको क्या कहता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल बात तो ये है कि ये जो सैलाब का इंसिडेंट आया है इसमें तबाही की गैर मामूली अलमनाक और इंतहाई हौलनाक किस्म की दास्तानें सामने आई हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, जिसको जहां जिस तरह का मौका मिल रहा है उसने उस तबाही के अंदर और इजाफा किया है। एक तरफ पाकिस्तानी आम मुखय्यर हजरात का खूबसूरत चेहरा, मैं अभी रात को आ रहा हूँ, 12 दिन जुनूबी पंजाब के अंदर इमदादी रिलीफ ऑपरेशन करके, पेट्रोल पंप ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पेट्रोल मुतासरीन के लिए मुफ्त कर दिया, लोगों ने गाड़ियाँ फराहम की। मुखय्यर पाकिस्तानी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कराची, कोयटा, मुख्तलिफ इलाकों से ट्रक लेकर के आ रहे, राशन आ रहे हैं, टेंट आ रहे हैं। अब हम लोगों को, मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील करता हूँ, रिहेबिलिटेशन की तरफ आए। मेरे छोटे भाई हाफिज ताहिर साहब अपने 60-70 साथियों के साथ वहाँ इमदादी ऑपरेशन के अंदर मसरूफ है। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अब मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, एक इलाका जो कोहे सुलेमान के अंदर एक बस्ती, जहाँ 6 दिन तक मकामी सरदार ने, जो कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने लोगों का राशन एक स्कूल के अंदर आकर के डब कर दिया और उसको ताले लगा दिए। 5 दिन तक मुतासरीन उस स्कूल की दीवारों के आसपास खड़े रहे, 5 दिन तक, और वो राशन तकसीम करने के लिए तैयार नहीं, अपने मन पसंदों को देने के लिए। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। और बेचारे वो मुतासरीन मुख्तलिफ पहाड़ों से आए हुए स्कूल के दीवारों के साथ, दरवाजों और खिड़कियों के साथ खड़े हुए, और रातों को भी वहां पर सोए। प्रेग्नेंट खवातीन भी थी उनके अंदर, उनमें 80 साल के आसा और लाठी उठाए हुए बूढ़े भी थे।
उनके अंदर आम नौजवान भी थे। क्या मिलेगा बेचारों को? आटे का एक थैला, ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। एक जगह से दूसरी जगह तक अगर पानी के अंदर कश्ती वाले को मौका मिला 50-50 हजार रुपया, उसने 2 किलोमीटर का बच्चों और औरतों के साथ फासला तय करने पर 50-50 हजार रुपए वसूल किए। अंदरूने सिंध के अंदर तरपाल महंगे हो गए। फिर क्या हुआ, आप हैरान होंगे। एक और आपको खतरनाक बात बताऊं, कई जगहों पर मकामी सरदारों ने अपने बंदे छोड़े और वो लोगों से उनकी बकरियां और भेड़े सस्ते दामों के अंदर खरीद रहे हैं। 800 रुपए के अंदर बकरा, 500 रुपए के अंदर बकरा। वो मुतासरीन तो मजबूर है। हमारे पाकिस्तान का ये लोग चेहरा नहीं है, हमारे पाकिस्तान का चेहरा मुखय्यर पाकिस्तानी है। वो मसाजिद है, वो मदारिस है, उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट वो क्या काम कर रहा है, बाकायदा लोगों को मकानात फराहम करने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मकानात तैयार करने की तरफ लोग जा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, मुखय्यर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कई सारी जगहों पर हुकूमती इंतजामी मशीनरी नजर नहीं आती है, और अगर नजर आए तो वहां पर जो मकामी सरदारों को आशीर्वाद हासिल है, उन्होंने जो आगे मजीद तबाहियां मचाई हैं, वो बयान से बाहर है। हम मुस्बत लोग हैं, लोगों की मनफी बातें बयान नहीं करते, लेकिन ये चीजें मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। अगर भीख मांगने वाला बेचारा अपने गले के अंदर पैसे जमा करके वो चंदे के अंदर जमा करा रहा है, बूट पॉलिश करने वाला, कचरा चुनने वाला, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला, एक आम मजदूर बच्चे, वो ये काम कर रहे हैं कि अपनी मजदूरी 8-8 दिन की, 10-10 दिन की सैलाब मुतासरीन के लिए दे रहे हैं। तो सवाल ये कि ये जो बहुत बड़ी मिकदार में माल आ रहा, हुकूमती सतह पर माल आ रहा, खुदा की कसम अगर सही तौर पर ये तकसीम हो जाए, लोगों के सारी बस्तियां दोबारा आबाद हो जाएं, आला दर्जे से आबाद हो जाएं, शानदार तरीके से आबाद हो जाएं, खुदारा इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। यकीनन हमारी रियासत को मुफ्ती साहब सोचना चाहिए। अतीक साहब, जो बात मुफ्ती साहब अभी कर रहे थे, इससे वाजे हो गया है कि करप्शन जो है ना, उसने रस बस गई है हमारी नसों में, और हम कभी जो है ना सीधी राह पर आने वाले नहीं है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्योंकि आप सियासतदान भी रहे हैं, आप पावर कॉरिडोर्स में भी रहे हैं, किस तरह इनको सुधारा जाए? अतीक तलब पहले तो मैं सच बात बताना चाहूंगा कि हिमाम में सारे ही नंगे। देखिए मुझसे सवाल, अतीक टालपुर से पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब। जी 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 अतीक, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तलाक की ये सब के सब देखे मिले हुए हैं। इस तरीके से ये हो नहीं सकता कि हुकूमतें हो, ऑफिसर्स हो, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, ऐसी खुलेआम जो कर रही है। लेकिन यहाँ की सिविल कोर्ट्स खामोश बैठी हुई हैं। यहाँ के जो जर्नलिस्ट जो हमारे हैं लोकल यहाँ के, वो हमारी मीडिया में सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इनको बिल्कुल खुलेआम एक्सपोज नहीं कर रही है। तो मीन्स इट्स अ वेंचर ऑफ एवरीबडी इक्वली इन्वॉल्व्ड। You cannot blame just one person or any one party, because सारों का ये मिली भगत है। अवाम को रिलीफ ना देना इस वक्त कौन नजर आ रहा है? अवाम की कोई दाद रसी कोई नहीं कर रहा। The way forward is कि हमें ईमानदारी करनी पड़ेगी, हमें इंसाफ करना पड़ेगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा, if nobody will be punished, ये तब तक ये मसाइल ये हल नहीं होने। Who is to be punished? अतीक, who is to be punished? इरिगेशन ने बंद तोड़े हैं, इलाके को डुबोया गया है, जिस तरह हलीम आदिल शेख कहते हैं कि जबरदस्ती इनको डुबोया गया है क्योंकि ये इनके ऑपोजिशन के इलाके थे। Who is to be punished? सर ये हालात है कि वाटर टैंकर्स जो हैं, जो सप्लाई देते हैं, उसका पेट्रोल भी एक आम आदमी को भरवा के देना पड़ता है। तो जो हुकूमत है वो इनसे ये नहीं पूछ सकती कि भाई आप जो है ये आम आदमी से पेट्रोल भरवा कर पानी पहुंचवा रहे, क्यों भाई? ये तो सरकार का काम है। इनके बजट्स आते हैं, सेक्रेटरीज हर कोई यहाँ पे पैसे ले रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा भाई इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो कोई देख ही नहीं रहा। क्योंकि एक बंदा जो टॉप पर बैठा है, ये बात मैं जरूर कहूंगा, जो टॉप पे बैठा है, उस एक बंदे की करप्शन की वजह से सारा निजाम करप्ट हो चुका है। एहतसाब किसी का नहीं हो रहा, कोई जवाबदेही ही नहीं है। आप किसको अकाउंटेबल करेंगे? किसको अकाउंटेबल करना है? मुफ्ती साहब किसको अकाउंटेबल करें? मुफ्ती साहब से पूछते हैं टालपुर साहब, मुफ्ती साहब किसको अकाउंटेबल करें, किसको सजा दें? क्योंकि लग ये रहा है कि किसी को सजा नहीं मिलेगी। देखिए बात यह है कि सबसे पहली बात, अपने दिल के अंदर दर्द, कोढ़न, गम, एहसास, फिक्र पैदा करना, ये कोई गैर नहीं है, ये हम ही है। आज अगर किसी और पर मुसीबत आई है, कल को हम पर भी आ सकती है। लोगों को भरोसा भी नहीं रहा। मैं सियासतदान हजरात की खिदमत में भी इल्तजा कर रहा हूँ, तनकीद और एतराज नहीं, अपील और दरख्वास्त कर रहा हूँ। हमें उनके भी कोई कैंप नजर नहीं आए। और मुझे मुख्तलिफ बस्तियों में जब मैं गया तो आप हैरान होंगे, बेशुमार लोगों को जब मैंने यहाँ पर मुतालबा किया
रिहेबिलिटेशन और मकानात की तामीर, तो लोग जो आसपास खड़े थे उन्होंने मुझे कहा बजरिया पाक फौज, बाकायदा मैंने ये मुतालबा किया हुकूमत मकानात बनाए, लेकिन सरदारों के तवस्सुत से नहीं, हमारे जो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती जुबैर साहब, आपका पॉइंट आ गया कि मुतासरीन ने कहा है। अतीक टालपुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी आखिर है कि मुतासरीन ये कह रहे हैं कि अगर हमारी रिहेबिलिटेशन करनी है तो पाक फौज के थ्रू कीजिएगा, गलती से भी ब्यूरोक्रेट्स को ना दीजिएगा, सियासतदान को ना दीजिएगा, सरदार और इलाके के नवाब और मुंतजमीन को ना दीजिएगा, क्योंकि वो डूब जाएगा, वो खा जाएंगे, अपने अपने जो है ना वो डेरों में सामान पैक कर लेंगे। सिंध में इसीलिए लाखों टन गंदम बारिश में जाया हो गई, मुतासरीन को नहीं दी। क्यों? हमारी गंदम में जाया हो जाए, गरीब को नहीं देंगे। खैर, वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल बड़ा ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी बड़ी जो वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो पहले एक तस्वीर नून लीग वालों ने शाया की और उसमें दिखाया जा सकता है, अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाएं कि शहबाज शरीफ साहब बीच में खड़े हैं और नून लीग वालों ने क्या किया कि शहबाज शरीफ साहब को कलर में कर दिया, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और नीचे टैग लगा दिया कि देखिए शहबाज शरीफ साहब अब दुनिया के लीडर्स की नजर में। लेकिन हकीकत ये थी कि शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े हुए थे। उनको बुलाया जाता है कि भाई आइए आप भी चख लीजिए। ये तस्वीर नून लीग ने शाया की दिखाने के लिए कि देखिए आफ्टर 4 लॉन्ग इयर्स पाकिस्तान फाइनली गॉट अ लीडर जिसमें सबकी नजरें हैं। हकीकत ये थी कि ये गुजर रहे थे, ये खा रहे थे, शहबाज शरीफ पीछे खड़े हुए थे। उनको बुलाया, भाई आओ आओ जरा चख लो, आप भी पाकिस्तान से आए हो, चखना तो आपका भी फर्ज है। और नून लीग क्या कह रही है, देखो सेंटर में खड़े हैं, सबकी नजरें इन पे हैं। एक्चुअली वो बुला रहे थे, भाई पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ, चख लो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दी जाए, रिस्पेक्ट दे दी जाए कि भाई आया है, दूर से आया है, इनका भी फर्ज है, हमारी डेलिकेसीज हैं, इनको टेस्ट तो करवा, पता नहीं इन्होंने टेस्ट किया है नहीं किया है। और नून लीग क्या ये है वो मैनिपुलेशन इंफॉर्मेशन की जिसके जरिए लोगों के कच्चे जहनों के साथ खेला जाता है। दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि शहबाज शरीफ बड़े मकबूल है अपने इंटरनेशनल लीडर्स में। हकीकत ये है कि उनको बुलाया जाता है कि भाई आप पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ, चख लो, बड़ी मजे की चीज है, शायद ना चखिए। तलहा की मैनिपुलेशन करने का रीजन ही यही है नून लीग का, क्योंकि अब इनको पता है कि नून लीग की सियासी जो उनकी, मैं कहूंगी कि एक प्रॉपर उनकी एक पार्टी थी वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए मैनिपुलेशन की जा रही है। लेकिन बोल प्रेडिक्शन करें, हम उनसे पूछेंगे क्या कहती है नून लीग की सियासत आगे। पार्टी खत्म हो गई है, पाकिस्तान को खत्म क्यों करना चाहते हैं? सैडली यही हो रहा है कि वो क्योंकि उनकी पार्टी तबाह हो रही है, उनकी सियासत तबाह हो गई है, तो वो चाहते हैं कि मुल्क भी तबाह हो जाए। चलें जी, इसी बारे में उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आपका फेवरेट सेगमेंट बोल प्रेडिक्शन हमारे साथ मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले ये बताइए कि नून लीग का सियासी दौर जैसे हमें लग रहा है कि वाकई खत्म हो चुका है, और आपको क्या लग रहा है, आपके कार्ड से कहते हैं कि कुछ बचा कुछ बाकी है या वाकई सब कुछ खत्म? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, मॉर्निंग। अरे वाह, सुबह सुबह रास्ते में आज नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है इस वक्त नून लीग, और आगे भी मुश्किलात ही नजर आ रही हैं। देखिए टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है, लेकिन देखिए पार्टी हो सकता है पॉलिटिकली रहेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर इन रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है उनका जो फेम है, उनकी जो पसंदीदगी का जो मयार था वो तो बिल्कुल ऑफ नजर आ रहा है। तो वो एक ठीक खून जो है वो बहुत मुझे उनसा की आवाज़ नहीं हम सुन पा रहे हैं। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उनसा की आवाज़ नहीं आ रही, वो रास्ते में है, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे होंगे ऑफ कोर्स। उनसा क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आप रास्ते में हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, कहीं कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? उनसे पहले तो ये बताइए मुझे, लेकिन अगर मुझे आपकी आवाज़ आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं जिसकी वजह से हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दोबारा से आपको। उनसे कुछ बोलिएगा, आवाज़ आ रही है आपको? सितारे गर्दिश में है उनसा हमारे, मुझे लग नहीं रहा कि नहीं आ रही है। तलहा सितारे गर्दिश में लग रहे हैं हमारे। तलहा की स्माइल चेक कीजिए। याद रखिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है, तो सिग्नल अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से ऑडियो अप एंड डाउन हो रही थी। आज प्रोड्यूसर साहब उनसा वो कहते हैं कहीं गाड़ी रोक ले तो शायद उनकी आवाज सही आती, लेकिन शायद प्रोड्यूसर साहब ने ना कहा, उनसा रुकने को तैयार ना थी। सितारे सबके गर्दिश में है भाई, कहाँ पे थी, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कहाँ पे थी। वो काला पुल पे गुजर रही थी, कराची की सड़क हम वाकिफ हैं, हम बता सकते हैं वो कहाँ से गुजर रही थी, लेकिन इतना तैयार होकर कहाँ जा रही थी ये आपने पूछना चाहिए। ये मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज़ नहीं आई थी। वो बता भी रही थी कहाँ जा रही, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर, उनसे नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आया, उनसे नहीं बताया तला कि नून लीग
के जो अगर हम वो स्वॉर्ड्स, टेंटिकल, पेंटिकल से कार्ड निकलते रहते हैं। अच्छे नजर नहीं आ रहे, उनकी सियासत का दौर लगता है खत्म होने वाला है और आखिर में जो मुझे लगा दिया फड़फड़ा रहा है वो लेकिन आपको सोचना चाहिए उनकी सियासत का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब कह कर थक गए हैं, वर्ल्ड बैंक कह कर थक गया है, मैं यही बात कह कर थक गया हूं कि पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुका है। नंबर फजिंग इसहाक डार साहब 2000 में भी कर चुके हैं, पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ कर चुके हैं। नंबर फजिंग क्या होती है? खसारे को मुनाफा दिखाना, जिसकी वजह से इस वक्त भी पाकिस्तान के असल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को छुपा के नंबर फजिंग के जरिए नुकसान को फायदे में दिखाने की कोशिश की जा रही है, खसारे को मुनाफा दिखाने की कोशिश की जा रही है। वरना हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। अगर अभी भी हमने आंख ना खोली, श्रीलंका ने ऐलान कर दिया कि हम डिफॉल्ट कर गए, तो देखो एशिया कप भी वो जीत गए, शायद हम भी ऐलान करते तो हम भी शायद एशिया कप जीत जाते। डिनाइल में रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पाकिस्तानियों। अब डिनाइल में ना रहो, जो हकीकत है, जो बुराई है हमारे अंदर, उसको पहचानो और उसकी सफाई करो। अंदर की सफाई ना की तो बाहर के हालात बेहतर नहीं होंगे। डूबती हुई मईशत को अब सिर्फ एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही बचा सकता है तलहा, हमें ऐसा लगता है। खैर इसी के साथ ही शो का वक्त खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी अब मंडे को सुबह 9 बजे इंशाअल्लाह। स्टे विद अस। तलहा कर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। कौन यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।